ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा, जो हम लोगों ने इंटरकूलिंग की थी। उस इंटरकूलिंग के साथ वो न्यूमेरिकल कैसे लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इंटरकूलर एज अ हीट एक्सचेंजर काम करेगा, ये तो पता ही है, थोड़ा सा हीट एक्सचेंज करेगा। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं और कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। वही बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, थोड़ा भी इसमें कोई चेंजेस नहीं लाना है। जो आप बेसिक फॉर्मूले यूज करते हैं उसी को यूज करेंगे। और चूंकि एक्चुअल एफिशिएंसीज दी होंगी तो हम लोग एक्चुअल डायग्राम पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डिटरमाइन द एफिशिएंसी of a gas turbine, efficiency of a gas turbine plant fitted with okay, gas turbine plant fitted with हम लोग इसी क्वेश्चन में से गिवन डेटा कैलकुलेट कर लेंगे, देन फिर उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, फिटेड विद अ हीट एक्सचेंजर क्या है ऑफ 75%। ओके, effectiveness the pressure ratio is the pressure ratio is the pressure ratio is 4:1। थोड़ा इधर लिखते हैं तो हमारे पास कुछ स्पेस रहेगा। रेशियो इज 4:1। मैं एक्चुअली में यहाँ गिवन डेटा लिखने के लिए स्पेस रख देता हूँ, ठीक है। एंड द कंप्रेशन इज कैरीड आउट एंड द कंप्रेशन is carried out in two stages of equal pressure ratio with intercooling back to initial temperature of initial temperature of 290 Kelvin. Okay, the maximum temperature is temperature is 925 Kelvin. I hope मैक्सिमम टेम्परेचर से आप समझ गए होंगे किसकी बात ये कर रहा है। The isentropic efficiency of turbine efficiency ठीक है। Efficiency of turbine is 88%, and the isentropic efficiency of each component, दो होंगे ना, and the isentropic
efficiency of each compressor is 85%. For air gamma is equals to 1.4 and Cp is equals to 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन। ठीक है, ओके। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या क्या दिया है पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, और एक सेकेंड, क्वेश्चन को आप देखिए, एक बार रीड करिए और कोशिश करिए कि इसमें डेटा ठीक है, क्वेश्चन में जो डेटा है उसे आप खुद से लिखिए। सबसे पहले ना हम ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो इंटरकूलिंग का तो क्या होगा, तो मैं अभी लिख देता हूँ, फिर आप उसे देखिएगा तब बताइएगा। Determine the efficiency of gas turbine plant fitted with a heat exchanger जिसकी effectiveness दी हुई है 75%। तो हम effectiveness क्या लिखेंगे 0.75। एक साइकिल बनेगी कुछ इस तरह से। याद होगा आपको, मैंने बताया था इंटरकूलिंग है, 2 बार कंप्रेशन होगा और 1 बार एक्सपेंशन होगा। एक बार एक्सपेंशन होगा, 2 बार कंप्रेशन प्रोसेस होगा। इस दौरान अब हमको प्रेशर भी डिसाइड करना होगा। इसमें प्रेशर रेशियो दिया हुआ है, तो मान लेते हैं P1, P2 और ये P3। 3 प्रेशर मान लेते हैं हमारे पास है। अब चूंकि हमारे पास 3 प्रेशर दिया हुआ है, 3 प्रेशर कह रहे हैं, जो हमारे पास प्रेशर रेशियो है वो दिया हुआ है कितना 4:1 and the compression is carried out in 2 stages of equal pressure ratio। इक्वल प्रेशर रेशियो है, मींस जो प्रेशर हर स्टेज में कंप्रेशन हो रहा है वो कितना है, इक्वल है। तो P2/P1 is equals to P3/P2, P2/P1 is equals to P3/P2 is equals to 4:1। The pressure ratio is 4:1। तो क्या ये 4:1 ठीक है? ओके, प्रेशर रेशियो है ना हमारे पास, आरपी की वैल्यू 4:1। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, विथ इंटरकूलिंग बैक टू इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 290 केल्विन। 290 केल्विन पे पहुंच जा रहा है। तो 290 केल्विन कौन सा टेम्परेचर होगा, 290 केल्विन कौन सा टेम्परेचर होगा, किस पे, इनिशियल टेम्परेचर पे। मतलब परफेक्ट इंटरकूलिंग की बात किया है कि जब एक बार इंटरकूलिंग हो जाएगी वो वापस 290 केल्विन पे वापस आ जाएगा। इट मींस T1 is equals to 290 केल्विन की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, द मैक्सिमम टेम्परेचर इज 925 केल्विन। मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा होता है साइकिल का, ये वाला मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा होता है, टरबाइन का इनलेट। तो नंबरिंग करते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है हमारे पास हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें आपको इफेक्टिवनेस दिया है 75%, मींस इसने हीट एक्सचेंजर लगा रखा है। तो जब हम रीजनरेशन के केस में जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि हीट सप्लाई कम हो जाएगी और कुछ अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। ये पूरा ना हो करके कुछ अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारी ये पॉइंट मिलती है 5 पॉइंट, एक और पॉइंट मिलेगी, हम आपको साइकिल में दिखाएंगे। और ये वो पॉइंट है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड ये 7। तो हमारे पास जो टेम्परेचर दिया हुआ है मैक्सिमम टेम्परेचर वो T6 दिया है। कितना दिया है, T6 is equals to 925 केल्विन। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन कितना दिया है, 88%।
कंप्रेसर का कितना दिया है 85%, और कंप्रेसर 1 और 2 दोनों के लिए दिया है 1 इज इक्वल्स टू कंप्रेसर 2, दोनों के लिए वही है। और एयर की वैल्यू गामा और सीपी तो आपको पता ही है, तो वो चेंज नहीं करना है, वो तो बदलेगा नहीं, ठीक है, वो तो बदलेगा नहीं। पता क्या करना है, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन प्लांट, एफिशिएंसी पता करनी है। तो हम इसे रख कर दे रहे हैं, साइकिल बनाते हैं, एफिशिएंसी बतानी है। कंप्रेसर और टरबाइन की एफिशिएंसी दी है ना, इसका मतलब ये है कि हम एक्चुअल प्रोसेस में जा रहे हैं, ना कि आइडियल प्रोसेस। एफिशिएंसी गिवन है, इट मींस कि हम एक्चुअल प्रोसेस में जा रहे हैं, ना कि आइडियल प्रोसेस में, ठीक है। देखिए इधर बनाते हैं, ये दोनों टेम्परेचर सेम होंगे, कितने 290 केल्विन। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है आपका 925 केल्विन। ये टेम्परेचर की लाइन हो गई और ये एंट्रोपी की लाइन। ये P1 मान लिया, P2 और ये, ठीक है। तो हमारे पास लाइट आ रही है 925 केल्विन, 925 केल्विन। हमने गिवन डेटा लिख लिया, हमारे पास डायग्राम रेडी हो गया, इसमें गामा और सीपी की वैल्यू भी गिवन है, लिख देते हैं यहाँ पे। गामा इज इक्वल्स टू 1.4, सीपी इज इक्वल्स टू 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन। यूनिट याद रखनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप इस यूनिट को भूल जाए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, फर्स्ट कंप्रेसर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमको आइडियल से एक्चुअल में मूव करना है ना। इट मींस ये प्रोसेस कुछ 2 डैश यहाँ पर होगा, सिमिलरली 3 डैश यहाँ पर होगा। एक्चुअल प्रोसेस में डैश लाइन हमको मिलेगी, यानी कि वो 4 डैश यहाँ पर मिलेगा, ये 4 डैश है और ये 2 डैश है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात फर्स्ट कंप्रेसर के लिए T2/T1 is equals to P2/P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है। P2/P1 कितना है, प्रेशर रेशियो आपके पास गिवन है, T1 आपके पास 290 है, गामा 1.4 है, माइनस 1 अपॉन गामा, तो T2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, T2 is equals to अच्छा ये परफेक्ट इंटरकूलिंग का केस है, ठीक है, परफेक्ट इंटरकूलिंग का केस है। तो अगर हमको इनलेट का टेम्परेचर ना भी दिया रहा है और बोल दे परफेक्ट इंटरकूलिंग है सेकंड कंप्रेसर के लिए, तो हम ऑटोमेटिकली ये समझ लेंगे कि वो किसकी बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या दिया है, T2 की वैल्यू आ जाएगी, उस T2 का टेम्परेचर निकालेंगे, देन हम क्या करेंगे, कंप्रेसर की एफिशिएंसी लिखेंगे, कौन सा, बाहर अपॉन अंदर, T2 डैश माइनस T1। यहाँ से क्या मिलेगा, कंप्रेसर की एफिशिएंसी 0.85 दी हुई है, T2 आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, T1 290 दिया हुआ है, 290, तो क्या T2 डैश नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से हमको क्या मिला, T2 डैश की वैल्यू, यानी हमारे पास 2 और 2 डैश दोनों आ चुका है। अब हमसे आइडियल पूछे, एक्चुअल पूछे, कंप्रेसर वर्क हम पहले वाले का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल वर्क पूछेगा तो Cp T2 T1, सॉरी अगर आइडियल पूछेगा तो Cp T2 T1, अगर एक्चुअल पूछेगा तो Cp T2 डैश T1। तो जो मेरे से पूछेगा वो निकाल सकते हैं, बट चूंकि आपसे क्वेश्चन में ही गिवन है क्या कि एफिशिएंसी दी है, मींस वो एक्चुअल की ही बात कर रहा है,
ठीक है। इसी तरह 3 से 4 के बीच में चलते हैं। 3 से 4 हमारा दूसरा कंप्रेसर है, तो दूसरे कंप्रेसर में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जैसा कि पहले वाले कंप्रेसर के लिए किया है। क्यों करेंगे, एक्चुअल प्रोसेस है। एक्चुअल प्रोसेस में क्या करते हैं, कंप्रेसर की एफिशिएंसी लिखनी पड़ती है, तो उसके लिए हमको टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, और टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा, T4/T3, T4/T3 गामा माइनस 1 गामा। प्रेशर रेशियो गिवन है, गामा की वैल्यू गिवन है, T3 क्या होगा, T1 के बराबर है। T3 जो है वो T1 के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है T1 जो है 290 है, जो कि T3 के बराबर है। T3 मिल गया, यहाँ से T4 हमको मिल जाएगा, T4 मिल जाएगा, ठीक है। T4 किसमें मिलेगा, केल्विन में, क्योंकि T3 हमारा केल्विन में। सिमिलरली जब हम कंप्रेसर 2 के लिए निकालेंगे तो बाहर वाला अपॉन अंदर वाला, T4 माइनस T3 अपॉन T4 डैश माइनस T3। ओके, तो 0.85 हमारे पास हो गया, और T4 हमको पता है, यहाँ से मिल गया है। T3 गिवन है, तो फिर T1 पता है, T4 डैश पता चल जाएगा, यानी हमको इस फॉर्मूले से क्या मिला, T4 डैश। हमने किया क्या, हमने T4 डैश निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, अभी तक 1, 2 और 2 डैश था, अब हमारे पास 3, 4 और 4 डैश है, यानी कि हमारे पास वैल्यूज आई है, कंप्रेसर के साइड की वैल्यूज आ चुकी है। अब टोटल कंप्रेसर वर्क पूछेगा तो कंप्रेसर पहले वाले का और दूसरे वाले का दोनों का सम कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल कंप्रेसर वर्क की बात कर रहा है। इट मींस Cp T2 डैश माइनस T1 प्लस Cp T4 डैश माइनस T3, ये करेंगे तो हमारा टोटल कंप्रेसर वर्क कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। टोटल कंप्रेसर कितना है, टोटल WC1 और WC2। WC1 कितना आएगा, Cp एक्चुअल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वो एफिशिएंसी दिया तो हमको एक्चुअली ही कंसीडर करना है। ठीक है, ये कंप्रेसर वर्क आ गया टोटल आपका, ये आपका कंप्रेसर वर्क टोटल है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कुछ चारों वैल्यूज हैं, T1 T2 डैश T3 T4 डैश, तो आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। अब यही काम हम टरबाइन की तरफ करते हैं। टरबाइन की भी एफिशिएंसी दी है, इट मींस टरबाइन हमारा एक्चुअल काम कर रहा होगा कुछ इस तरह से, 7 डैश कर रहा होगा, ठीक है। वैल्यूज हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसमें टाइम लगना है, वो आप कैलकुलेट करिएगा। मैंने वैल्यूज सारी लिख दी हैं, आप उसे देखिएगा, कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन मेंशन करिएगा। टरबाइन के लिए क्या करेंगे, 6 से 7 के बीच में है ना, T6/T7 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू T6/T7, यही फॉर्मूला होगा। प्रेशर रेशियो हमारे पास है, T6 टरबाइन इनलेट टेम्परेचर दिया हुआ है 925, 925 की पहले T7 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। T7 पता कर लेंगे। टरबाइन की एफिशिएंसी दी हुई है कितनी, 88% है ना। बाहर वाला कौन, अंदर वाला करते हैं। बाहर कौन सा है, T6 माइनस T7 डैश, अंदर कौन सा है, T6 माइनस, ठीक है। T6 है हमारे पास, बिल्कुल गिवन है क्वेश्चन में। T7 कहाँ है, T7 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, ये T7 डैश देगा, ठीक है। T7 डैश मिलेगा हमको यहाँ से, T7 डैश कितना, कुछ केल्विन में मिलेगा। तो अब हमारे पास क्या है भाई, अब हमारे पास 6, 7 एंड 7 डैश की भी वैल्यू आ गई, यानी हमने सारे पॉइंट्स पे अभी तक टेम्परेचर कैलकुलेट
कर लिया है, सारे पॉइंट पे टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया है। हीट एक्सचेंजर का रूल कहीं नहीं आया अभी तक। तो हमें हीट एक्सचेंजर निकालना है क्या, T5 की वैल्यू, T5 की वैल्यू वो कैसे निकलेगी, तो T5 डैश, 5 डैश कहाँ से, एक्चुअल होगा इफेक्टिवनेस आपका, तो 5 यहाँ पर है, उससे थोड़ा ऊपर आपको मिलेगा 5 डैश, 5 डैश थोड़ा सा ऊपर मिलेगा 5 डैश, T5 डैश माइनस T4 डैश अपॉन T7 डैश अपॉन T4 डैश। इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला है आपका T5 डैश माइनस T4 डैश T7 माइनस T4 डैश। ठीक है, इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला है आपके पास सारे टेम्परेचर थे एक्सेप्ट T5 डैश, एक्सेप्ट T5 डैश सारी वैल्यूज गिवन है। इफेक्टिवनेस 0.75 5 डैश स्लाइड ऊपर 5 डैश यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 4 डैश यहाँ पर। आइडियल कंडीशन में ये अप्रॉक्स इक्वल आएंगे, हम लोग की लाइन इधर बनी है, थोड़ा सा और ऊपर आएगा और ये लाइन अप्रॉक्स बराबर बनेगा। ये बना भी है अप्रॉक्स, ऐसा नहीं है, 7 डैश के अप्रॉक्स आया भी है 5 डैश की लाइन है आइडियल कंडीशन में। ठीक है, आइडियल कंडीशन में 5 डैश 7 से लाई करना चाहिए, वो आएगा भी। वो डायग्राम थोड़ा सा और बड़ा करके स्प्लिट रहता तो हम लोग का बन जाता। तो हीट एक्सचेंजर T5 डैश माइनस T4 डैश अपॉन T7 डैश माइनस T4 डैश। इफेक्टिवनेस की वैल्यू 0.75 है, T5 डैश माइनस इफेक्टिवनेस की वैल्यू 0.75 है, ये 0.75 हो गया। T4 डैश ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, T7 डैश अभी कैलकुलेट किया, सिर्फ T5 डैश नहीं पता, यानी कि अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम T5 डैश पता करेंगे इसमें केल्विन में, यानी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो T5 डैश की भी आ जाएगी। तो हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है सारे पॉइंट्स पे। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कंप्रेसर वर्क, टरबाइन वर्क, नेट वर्क, एफिशिएंसी, हीट सप्लाई। आपको निकालना था एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क नेट अपॉन हीट सप्लाई। नेट कितना होता है, टरबाइन माइनस कंप्रेसर। तो कंप्रेसर तो निकाल दिया आपने, टरबाइन कितना होगा, Cp T6 माइनस T7 डैश, यही कंप्रेसर का टरबाइन का होगा, यही टरबाइन का होगा। ठीक है, T6 माइनस T7 है। कंप्रेसर वर्क आपको पता ही था, Cp T4 डैश माइनस T1, सॉरी T4 डैश माइनस T3 और Cp T2 डैश माइनस T1। W नेट क्या होता है, हीट सप्लाई भी लिख लेते हैं साथ में। हीट सप्लाई क्या होगा, हीट सप्लाई बता पाएंगे क्या होगा, हीट सप्लाई रिड्यूस हो गया है हीट एक्सचेंजर लगाने की वजह से। अब उसकी वैल्यू T6 से T5 डैश तक चली जाएगी, पहले कितनी जाती T4 डैश तक एक्चुअल में, अब वो T6 से T5 डैश चली जाएगी, यानी कि Cp T6 माइनस T5 डैश। हीट सप्लाई हो गया। एफिशिएंसी क्या होती है, W नेट अपॉन हीट सप्लाई, यही हीट सप्लाई इसी की बात है। इसको हमने यूएस लिख रखते हैं। ठीक है, तो बस वैल्यूज को पुट करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी आपका। ठीक है, वैल्यूज कैलकुलेट करते चलेंगे तो शायद हम लोग को दिक्कत नहीं आएगी। और सिंपल सा न्यूमेरिकल था कि एफिशिएंसी दी थी, तो एफिशिएंसी मान लिया, इफेक्टिवनेस दिया था इसलिए 5 और 5 डैश कन्वर्ट किया, अगर नहीं देता तो सिर्फ सिंपली 5 मानते, बट ऐसा होगा नहीं, रीजनरेशन का केस है, अगर कुछ बताएंगे।
आइडियल कंडीशन में 5 रहेगा, 5 डैश की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ठीक है। तो एक सिंपल न्यूमेरिकल था जो आपने देखा। अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप मेंशन करिएगा, अदरवाइज कैलकुलेट एक बार खुद से करिएगा। वैल्यूज आप सारे स्टेप्स क्लियर कर दिए। पहले कंप्रेसर पे फोकस करिए, फर्स्ट पे, देन सेकंड कंप्रेसर पे, देन आप उसमें किसी और कंप्रेसर पे या कहीं और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या टरबाइन को देखेंगे। ठीक है, एक बार कंप्रेसर निकल जाएगा, देन आप टरबाइन को विजिट करेंगे क्या है टरबाइन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर जब मिलेंगे तो आई थिंक रीजनरेशन नहीं हुआ है तो रीजनरेशन को देख लेंगे, और रीहीटिंग का एक्चुअल प्रोसेस बचा हुआ था, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रीहीटिंग का एक्चुअल प्रोसेस कवर करेंगे एंड उसके बाद जो है रीजनरेशन देखेंगे। एक साथ देखेंगे दोनों, कोशिश करेंगे दोनों हो जाए, और नेक्स्ट उसके बाद हम लोग कुछ लेक्चर्स में कुछ एक दो न्यूमेरिकल देख के फिर ये टॉपिक को एंड करेंगे। कुछ कॉम्बिनेशंस देखने हैं, जैसे इसमें हीट एक्सचेंजर और इंटरकूलर दोनों लगा हुआ था, तो कुछ करना नहीं था, प्रोसेस वही थे, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आया था, प्रोसेस वही थे, बस पता होना चाहिए था कि हाँ इंटरकूलिंग लगा है, कहाँ पर परफेक्ट इंटरकूलिंग है। तो हम परफेक्ट इंटरकूलिंग पहचाने कैसे? परफेक्ट इंटरकूलिंग कैसे पहचाने? हम इस तरह से पहचानते हैं परफेक्ट इंटरकूलिंग को, जो फर्स्ट कंप्रेसर के बाद जो सेकेंड कंप्रेशन प्रोसेस था वो इनिशिएट होता है वापस इनिशियल टेम्परेचर पे आने के बाद। इनिशियल टेम्परेचर मींस जो फर्स्ट कंप्रेसर के इनलेट पे कंडीशन थी वो कंडीशन सेकेंड वाला भी अगर अचीव कर लेता अपने इनलेट पे, इट मींस कि वो दोनों बराबर टेम्परेचर पे हैं, प्रेशर भले चेंज हो बट टेम्परेचर इक्वल है, मींस कि वो आपका किस पे काम कर रहे हैं? इंटरकूलिंग, परफेक्ट इंटरकूलिंग पे काम कर रहे हैं। तो वर्ड ना भी दे परफेक्ट इंटरकूलिंग, देन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि परफेक्ट इंटरकूलिंग का केस है। इसी तरह रीहीटिंग के केस में भी टरबाइन का जो इनलेट कंडीशन है, अगर वो भले डिफरेंट प्रेशर पे हो बट वो अगर टेम्परेचर सेम कर देता है, देन हम उसे क्या कहेंगे? परफेक्ट रीहीटिंग कहेंगे। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए वो आप लोग पर है, आप उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तब फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।